देखो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या फर्क है? साधारण ब्याज में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, इसलिए हर साल का ब्याज बराबर होता है। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसलिए हर साल का ब्याज अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मेरे पास 2,000 रुपये है, रेट है 10%, टाइम मेरे पास है 2 साल। तो ये बताओ चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा? 2,000 रुपये पे 10% की रेट से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या आएगा? अब इसके लिए देखो तुम क्या क्या तरीके अपना सकते हो। 2,000 आपके पास प्रिंसिपल है, जब पहले साल के एंड में ब्याज काउंट करोगे तो 2,000 पे 10% लगाओगे तो आपके पास कितना हो गया? 200 रुपये पहली साल का ब्याज बन गया। जब दूसरी साल के एंड में तुम ब्याज कैलकुलेट करोगे तो 2,000 पे 10% लगाओगे, 200 बन गया। अभी तक अगर तुम देखो तो ब्याज पे ब्याज नहीं लगा, केवल प्रिंसिपल पे ब्याज लगा है। तो 200 और 200 कितना हो गया? 400। इसको बोलेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में फर्क यही है कि चक्रवर्ती ब्याज तब आता है जब ब्याज पे ब्याज लग जाए। तो अभी तक तो केवल प्रिंसिपल पे लगा है, जो प्रिंसिपल पे लगा हुआ ब्याज होता है उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो ये 400 रुपये साधारण ब्याज बन गया 2 साल का। अब फर्क क्या है भाई? हमने प्रिंसी देखो, दूसरे साल से पहले क्या क्या दिख रहा था कि तो 2,000 दिख रहा था, उस पे 10% लगा दिए कि 200 दिख रहा है, इस 200 पे 10% लगाएंगे, इसको बोलते हैं ब्याज पे ब्याज। कायदे से 200 रुपये ब्याज था लेकिन आपने उस पे भी ब्याज चार्ज कर दिया, तो ब्याज पे ब्याज हर साल लगता है। जिस साल का ब्याज निकालना है उससे पहले देखो नंबर कितने, एक तो 2,000 है प्रिंसिपल, एक ये 200 है ब्याज, तो 2,000 पे 10% लगाओगे 200 बन गया, 200 पे 10% लगाओगे 20 बन गया। तो पहले साल का जो आपका ब्याज बनेगा वो बनेगा 200, जो पहले साल का ब्याज बनेगा वो बनेगा 200, और जो दूसरे साल का ब्याज बनेगा वो बनेगा 220, और कुल मिला के आपका ब्याज कितना हो गया? 420। तो 420 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है। एक तरीका तो ये है, इसको बोलते हैं ट्री मेथड, कि आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि भाई मेरे पास ये 2,000 रुपये थे, जैसे ही पहले साल का एंड आया तो मैंने इस पे 10% ब्याज चार्ज कर दिया, 200 रुपये ब्याज बन गया, तो पहले साल के एंड में 2,200 बन गए। भाई 2,000 पे 200 रुपये ब्याज बन गया तो पहले साल के एंड में देनदारी 2,200 की बन गई। अब दूसरे साल के एंड में जब मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो 2,200 का 10% कितना हुआ? 220। यहां पे बढ़ा था 200 और यहां पे बढ़ा 220, तो कितना हो गया? 2,420 हो गया ना। तो मेरे 2,000 रुपए 2 साल के बाद 2,420 बन गए, तो ब्याज कितना हो गया? 420 रुपये ब्याज हो गया। अब यहां से देखो दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट तो है सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज के बाद चेंज, आपने पहले वैल्यू को 10% बढ़ाया, फिर बढ़ी हुई वैल्यू को 10% बढ़ाया, तो फिर आप इसको सक्सेसिव चेंज के तरीके से भी कर सकते थे। 10-10% दो बार बढ़ा ना, 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 10 से 11, और दो बार बढ़ा है तो दो बार कर दो 10 से 11, गुणा करोगे तो 100 से 121 आ गया। अब ये 100 से 121 का मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग में 100 रुपए थे तो एंड में जाके कितने हो जाएंगे? 121 हो जाएंगे। यानी अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो अमाउंट 121 रुपए आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना है? 21। इस 21 को क्या नाम दोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आपको वैल्यू रेशो में मिल गई कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो आपका अमाउंट बनेगा 121 और आपका ब्याज बनेगा 21 रुपए। ठीक है, तो आप सक्सेसिव चेंज के तरीके से भी कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट एक मेथड और मिल गया। अब 100 रुपए पे ब्याज बनेगा 21 रुपए, लेकिन आपके पास कितने हैं? 2,000। तो कितने गुना हुआ? 20 गुना। तो इसका 20 गुना करोगे तो कितना आएगा? 420। तो आपका जो ब्याज बनेगा वो 420 बनेगा। तो आप ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं, आप सक्सेसिव मेथड से भी निकाल सकते हैं। भाई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% ब्याज मिल रहा है तो हर साल वैल्यू 10-10% बढ़ती जाएगी, और 10% बढ़ने का मतलब 10 से 11 होता है। ये रेशो उतनी बार ले लो जितने साल है।
ठीक है। जैसे आप गुणा करोगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो मिल जाएगा कि अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो फाइनली अमाउंट 121 रुपए हो जाएगी, मतलब 21 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो हमने यहां से ये सीखी है। दूसरी बात हमने क्या सीखी है कि पहले साल के एंड में जब आपने ब्याज कैलकुलेट किया 2000 पे ब्याज लगाया, ठीक है, 2200 बन गए पहले साल के एंड में। इस 2200 का अगर देखें तो पहले साल का तो अमाउंट है, लेकिन दूसरे साल आपने ब्याज किस पे लगाया, 2200 पे, तो दूसरे साल के लिए तो 2200 प्रिंसिपल हो गया ना। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हर साल के एंड में जो आपका अमाउंट बनता है वही अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। ठीक है, हर साल के एंड में जो अमाउंट बनेगा वही अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज साल दर साल लगता है। ठीक है, पहले साल के एंड में कितने हो गए उसको प्रिंसिपल मान के अगले साल के एंड में निकाल दो, उसको प्रिंसिपल मान के अगले साल के एंड में निकाल दो, तो इस तरह से काम करता है। अब यहां पे मेरे पास क्या है, 3 साल बाद कोई राशि है वो 12,000 बन गई, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, जबकि आपके पास रेट क्या है, 12% है। भाई चौथे साल के लिए तीसरे साल के एंड में जो अमाउंट है वही तो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल बनेगा। तीसरे साल के एंड में जो अमाउंट होगी चौथे साल के तो वही प्रिंसिपल होगा, क्योंकि जिस साल का आप ब्याज निकालते हो उससे पिछले साल का जो अमाउंट होता है उसी को प्रिंसिपल मानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। क्योंकि यहां पे इस साल के लिए दूसरे साल का ब्याज निकालने के लिए आपने 2200 को प्रिंसिपल माना है, जबकि वो पहले साल का अमाउंट था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए लास्ट ईयर का जो अमाउंट आया हुआ है ना उसी को प्रिंसिपल मानते हैं। तो फिर यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साल बाद 12,000 हो गए, मतलब तीसरे साल के एंड में जो अमाउंट है वो 12,000 है, चौथे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। अब 12,000 यहां तक हो गए तो 12% और बढ़ जाएगा। 12,000 का 12% कितना होगा, 1440। तो 1440 इसमें और जोड़ दो, आप 1440 और जोड़ोगे तो 13,440 आपका 4 साल के बाद अमाउंट बन जाएगा। ये बात समझ आई है। इन 3 साल का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए कि जिस साल का ब्याज निकालना है, ठीक है, उस साल के लिए प्रिंसिपल क्या है। अगर प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो लास्ट ईयर का जो अमाउंट होता है उसी को हम प्रिंसिपल मानते हैं। तो इसमें केवल आपने 1 साल का ब्याज निकालना था, चौथे साल का, और प्रिंसिपल किसको मानना था, 12,000 का। अब इसमें बताओ क्या पूछने को मन कर रहा है। 3 साल में 800 हो गए, 3 साल बाद 800 हो गए, और 4 साल बाद 840 हो गए, तो कितने रुपए ब्याज मिला, 40 रुपए। कितने पे, 800 पे। टाइम कितना है, 1 साल। तो क्या रेट आएगी, 5%। भाई 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का जितने परसेंट होता है उसी को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 3 साल बाद तो ठीक 800 हो गए, 4 साल बाद 840 हुए, तो 800 पे ही तो ब्याज लग के 840 हुए हैं। 40 रुपए ब्याज लग गया, कितने पे, 800 पे। कितना टाइम है, 1 साल है। तो 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का जितने परसेंट होता है उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी रेट आएगी 5% की। समझ तो नहीं आ रहा मैं क्या बता रहा हूं, आ गया। 2 साल के बाद इसका मतलब 2 बार ब्याज लगेगा। रेट कितनी है, 8%। मतलब 2 बार वैल्यू आपकी 8% बढ़ेगी। 8% को 8/100 करोगे तो 2/25 आएगा, और 2/25 बढ़ने का मतलब 25 से कितना होगा, 27। और कितनी बार करना है, 2 बार। तो ये 625 से कितना हो जाएगा, 729। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल 625 है तो 2 साल बाद अमाउंट 729 हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साल के बाद 72,900 हो रही है, ये अमाउंट दे रखी है। तो कितने गुना बन गया, 100 गुना। तो इसका 100 गुना करोगे तो कितना आएगा, 62,500। तो ये आपके पास जो बनेगा वो 62,500 बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मुश्किल नहीं है अगर तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे तो।
2 साल बाद अमाउंट 484 है, रेट 10% की है, तो बताओ प्रिंसिपल कितना था। अब रेट 10% टाइम 2 साल, इसका मतलब ब्याज 2 बार लगेगा। 10% 2 बार बढ़ेगा, तो 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 10 से 11 और 10 से 11, तो 100 से 121 बन गया। मतलब अगर प्रिंसिपल 100 रुपए था तो 2 साल के बाद ब्याज समेत 121 हो जाएगा। और ये ब्याज समेत आपको कितना दिया हुआ है, 484, 4 गुना बन गया। तो फिर प्रिंसिपल भी आपका 4 गुना बनेगा और प्रिंसिपल आपका आएगा 400 रुपए। 5120 रुपए प्रिंसिपल है, 12.5% की रेट है, तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखो 12.5% आपका जो होता है, ये 25/2% होता है ना, और परसेंट हटाओगे तो 100 से भाग हो जाएगा, तो काटोगे तो क्या आएगा, 1/8। 1/8 कितनी बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा, क्योंकि 3 साल है। 1/8 बढ़ने का मतलब होता है 8 से 9, तो 8 से 9 कितनी बार करना है, 3 बार। 8 गुना 8 कितना होता है, 512। 9 गुना 9 729। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 512 है, तो 3 साल के बाद अमाउंट 729 आ जाएगा। इनका अंतर कितना है, 217। तो मतलब 512 प्रिंसिपल है तो 217 रुपए ब्याज हो जाएगा। और यहां आपका जो प्रिंसिपल है वो 5120 है, कितने गुना है, 10 गुना। तो इसका अगर तुम 10 गुना करोगे तो ब्याज कितना आएगा, 2170। तो ये तुम्हारा जो ब्याज होगा वो 2170 रुपये हो जाएगा। रेट अलग अलग है। पहले साल रेट कितनी है, 4%, तो 4% बढ़ेगा। 4% जो होता है 1/25 होता है, तो 25 से 26 हो गया। दूसरे साल बढ़ेगा 5%, 5% 1/20 होता है, तो 20 से 21 हो गया। तीसरे साल बढ़ेगा 10%, 10% 10 से 11 होता है। ठीक है, अब इसकी हमने करनी है गुणा। अब गुणा करने से पहले अगर कोई कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा मत काटो। 25 गुना 2 50, 500 तो ये हो गया। 10 से गुणा करोगे 5000। 26 गुना 21 गुना 11, देखो पहले इसको अगर गुणा करें तो 21 से 126, 12 कैरी कर गया ना, 21 दूनी 42, 42 और 12 54, 546 तो ये बन गया। अब 11 से गुणा कर लो, हालांकि 11 से गुणा करने की ट्रिक होती है लेकिन इतना टाइम नहीं है। 11 6 66, 6 11 चौक 44 और 6 50, 5 11 5 55 और 5 60, तो 6006 हो गया। अगर 5000 रुपये प्रिंसिपल था तो कितना बन जाएगा, 6006 बन जाएगा। प्रिंसिपल 5000 ही था, तो वैल्यू तो मैच हो रही है, तो यहीं से उत्तर आ जाएगा। 10% की रेट से 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1324 रुपए है, तो प्रिंसिपल बताओ कितना था। मतलब वैल्यू 3 बार बढ़ेगी, 3 बार ब्याज लगेगा। 10% की रेट है, तो 10% की रेट से क्या बनेगा, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। इसको गुणा करोगे तो 1000 से 1331। अंतर कितने का है, 331 का। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 1000 रुपये होगा तो 3 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 331 आएगा। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 1324 दे रखा है, तो कितने गुना बन रहा है, 4 गुना। तो प्रिंसिपल भी 4 गुना आएगा, तो आपके पास आएगा 4000। तो यहाँ आपका उत्तर बनेगा 4000। 10,000 पे 2 से 5/7 सालों का ब्याज बताओ 14% की रेट से। देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि भाई प्रिंसिपल है 3000 रुपये, रेट है 10% पर एनम, टाइम है 3 साल,
और कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। अब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताओगे? तो अभी तो हम क्या करते थे, रेशो बना लेते थे, ठीक है। अगर इसको ट्री मेथड से करें तब क्या बनेगा, देखो ये 3,000 रुपए है, इस पे मैंने 3 साल का ब्याज लगाना है, तो पहली साल के एंड में मुझे केवल 3,000 नजर आ रहे हैं, तो इस पे मैं 10% के हिसाब से ब्याज लगा दूंगा, 300 रुपए बन गए। इसको बोलते हैं पहले साल का ब्याज। दूसरे साल के एंड में मुझे 3,000 तो नजर आ ही रहे हैं, इस पे मैं 10% लगाऊंगा तो 300 बन गया, लेकिन नजर मुझे 300 भी है, 300 का 10% 30 बन गया। ये जो 330 रुपए बने हैं इसको बोलते हैं केवल दूसरे साल का ब्याज, सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। जब तीसरे साल के एंड में तुम कैलकुलेट करोगे तो 3,000 पे 10% लगाओगे 300, प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद इस 300 पे 10% लगाओगे 30, इस 300 पे 10% लगाओगे 30, इस 30 पे 10% लगाओगे 3। देखो इस साल से पहले मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, 3,000 नजर आ रहा है, 300 नजर आ रहा है, 300 नजर आ रहा है, 30 नजर आ रहा है। जो जो मुझे नंबर नजर आ रहे थे सबके ऊपर मैंने 10-10% लगा दिया। ब्याज के ऊपर ब्याज हर साल लगता है, इस 300 पे इस साल भी ब्याज लगा, इस 300 पे अगले साल भी ब्याज लगा। मतलब जिस साल का ब्याज निकालना हो, जैसे मैंने तीसरे साल का ब्याज निकालना है, उससे पहले जो भी नंबर नजर आ रहे हैं ना उस पर 10-10% चिपकाते जाओ। लगा दिया 10%, 10% लगा दिया, 10% लगा दिया, 10% लगा दिया, सारा का सारा आपका ब्याज हो गया। ये जो आपके पास बनेगा ये केवल तीसरे साल का ब्याज बनेगा, ठीक है। पहले साल का ब्याज 300 है, दूसरे साल का ब्याज 330 है, तीसरे साल का ब्याज 363 है, ठीक है। साल वाइज अगर बांटे तो सबको जोड़ दोगे तो 3 साल का ब्याज है, ठीक है। 300 300 990 93, तो 993 रुपए क्या आएगा, 3 साल का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3,000 रुपए का 10% की रेट से, ठीक है। इसके अंदर देखो 300 300 और 300 900 बन गया ना। पहली लाइन में जो आता है वो केवल प्रिंसिपल पे लगा हुआ ब्याज होता है, तो इसको साधारण ब्याज बोलते हैं। पहली लाइन में जो ब्याज आता है उसको साधारण ब्याज बोलते हैं, इसके नीचे जो भी आता है उसको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर बोलते हैं, और सारे के जोड़ को चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे पास मान लो कोई साल पूरा ना हो, ये तो साल 3 पूरे थे, अगर तीसरा साल पूरा ना हो, मान लो तीसरा साल केवल 3 महीने है, आपने ब्याज निकालना हो 2 साल 3 महीने का, तो पहला साल पूरा, 2 साल 3 महीने का अगर ब्याज निकालना है, पहला साल पूरा, दूसरा साल पूरा, तीसरे साल के ब्याज का, तीसरे साल का ब्याज है 12 महीने का, और आपने निकालना है 3 महीने का, तो 12 से भाग कर दोगे 1 महीने का आ जाएगा, 3 से गुणा कर दोगे 3 महीने का आ जाएगा। इस तरह से पार्ट का निकलता है। अब जैसे मेरे पास यहाँ क्या था, ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये 14% की रेट है। अब ये हो गए 10,000, यहाँ पे 14% की रेट से इसका 14% कितना बनेगा, 1,400, तो पहले साल का ब्याज हो गया। फिर इसका 10% बनेगा, 14% बनेगा 1,400, फिर इसका 14% बनेगा, क्योंकि इस पे भी तो ब्याज लगाना है, 196। फिर उसके बाद इस पे बन गया 1,400, इस पे लगाओगे तो 196, इस पे लगाओगे तो 196, और 196 गुणा 14/100 कितना बनेगा, 196 को 14 से गुणा करोगे तो 2,800, 2,800 में से 56 घटाओगे तो कितना बचा, 2,700, 2,800 में से 56 घटाओगे तो 2,744, तो ये 27.44 बनेगा। अब मेरे पास पहला साल पूरा है, दूसरा साल पूरा है, तो 1,400 1,400 2,800 और एक 2,996 तो पूरा हो गया। पहला साल भी पूरा है, दूसरा साल भी पूरा है, तो इनका तो ब्याज पूरा का पूरा जोड़ना है, तो 1,400 और 1,400 2,800 और 196 2,996, तो यहां तक का हो गया। ये मेरे पास जो ब्याज है ये पूरे साल का है, लेकिन साल आपके पास कितनी है, 5/7, तो यहां से जो भी जोड़ आएगा उसको किससे गुणा करेंगे, 5/7 से गुणा करेंगे। पहले 1,400 को करो 5/7 से गुणा। भाई आप जोड़ को भी कर सकते हो, तो अकेले अकेले भी तो कर ही सकते हो, जोड़ को 5/7 से गुणा कर दो, या अकेले अकेले को गुणा करके बाद में जोड़ लेना। 1,400 का 5/7 कितना होगा, 1,000। 196 का 5/7 कितना होगा, 196 होता है 14 गुणा 14,
196 होता है 14 × 14, तो 196 14 × 14 का 5/7, तो 7 से कटा, 2 पे 5 दूनी 10, कितना हो गया 140 हो गया। तो यहां से भी कितना आएगा 140 आएगा। ठीक है, यहां तक देख लो क्योंकि इतना तो डिफरेंस होगा ऑप्शन में, क्योंकि ये 2744 है। इसका क्या निकालना है 5/7 निकालना है, तो 7 × 4 = 28, लगभग 20 के करीब आएगा ये, अगर हम मोटा सा अंदाजा लगाएं तो। अब ये लगभग कितना बन रहा है देखो, 3000, 3000, 4280, तो 4280 हो गया, और 20 ये हो गया, तो 4 कितना हो गया 4300। तो 4300 से नहीं, ये आएगा है क्या, यही आएगा 4296। अब इसका अल्टरनेट क्या है, अगर मैं ऐसे ना करना चाहूं तो फिर इसका अल्टरनेट क्या है। देखो यहाँ पे जनरली परसेंटेज ही ऐसी दे रखी है कि ये कैलकुलेटिव जाएगा, आपको परसेंटेज ही ऐसी दे रखी है कि ये कैलकुलेटिव जाएगा। 14%, 7/50 बनेगा। 14% बढ़ाने का मतलब 50 से 57, 2 साल तो पूरे हैं ना, तो 2 साल तो पूरा हो गया, 50 से 57 और 50 से 57। तीसरे साल में जब आप 14% लगाओगे तो 14/100 बनेगा आपका 7/50। 14% को अगर कन्वर्ट करोगे तो 14/100 7/50 बनेगा। लेकिन ये तो 50 से 57 पूरे साल का बनेगा, साल कितने हैं 5/7, तो इसका 5/7 निकाल दो। जैसे इसका 5/7 निकालोगे तो 1/10 आएगा, और 1/10 बढ़ने का मतलब 10 से 11 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मैं फ्रैक्शन बढ़ाता था ना परसेंटेज की, वो पूरे साल की फ्रैक्शन होती थी। साल तीसरे पूरा नहीं है, तीसरे साल में 5/7 है, तो फ्रैक्शन का ही 5/7 आप निकाल दो, वहां से रेशो बना लो, ऐसे भी कर सकते हो। अब मेरे पास इसकी गुणा कितनी आएगी, देखो 5×5 = 25, 25,000 आ गया इधर तो। अब 57 × 57, 57 का स्क्वायर बन गया ना। अब देखो किसी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 5 × 7 35, गुणा 2 70, इसके नीचे जीरो लगा के 70 लिख दो, तो 25 और 7 42 और 49, तो 57 × 57 बनेगा, हाँ 32 आएगा, 42 की बजाय 32 बनेगा। ये 32 49 हो गया। अब यहां तक का बन गया 32 49। अब 11 से गुणा करोगे, 11 9 99, 9 11 चौक 44 और 9 53, 3 5 22 और 5 27, 7 2 33 और 2 35, मतलब 25,000 रुपये पे ब्याज बन जाएगा 35,739। ठीक है, पूछा क्या है 10,000 पे कितना बनेगा। ठीक है, अब 10,000 जो बनेगा, ये 25,000 पे है इतना, इसका अब डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना बनेगा 10,739, तो इतने रुपए कितने पे हैं 25,000 पे, और आपको कितने पे निकालने हैं 1,000 पे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो लगभग आपका यही फिर आ जाएगा। 1,000 लिख दिया, ये 10,000 आएगा। अब मेरे पास और क्या तरीका है भाई, इतने दोनों के दोनों मुश्किल पड़ रहे हैं। तीसरा क्या है, तीसरा तरीका मेरे पास है ब्याज को परसेंटेज में कैलकुलेट करना। ठीक है, देखो ये दोनों तरीके लगाओ तो महंगे पड़ रहे हैं। एक तरीका और निकालते हैं जिसमें लगभग में कुछ काम हो सके, हालांकि ऑप्शन क्लोज है। देखो 4394 और 4349 ऑप्शन क्लोज हैं, तो वो मेथड भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके पास नंबर ही ऐसा था। अगर आप इस मेथड से भी करते हो तो लगभग 1 मिनट में तो कर ही दोगे, कोई इतनी ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ी है इसमें। एक तरीका मैं इसको इसका आपको और बताऊंगा, वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। इसको करके बताओ। ये ठीक है, देखो 1 से 1/4 साल है, रेट कितनी है 8%,
भाई रेट 8% है तो पहले साल तो 8% ही लगेगा, और 8% बढ़ने का मतलब होता है 25 से 27। अगले साल 8% तो पूरा साल की है, साल कितने हैं 1/4, तो आगे कितनी लगानी है 2%। अब 2% 1/50 होता है, तो 50 से कितना आएगा 51। अब इसकी गुणा कर दो तो 1250 हो गया। इसके अगर तुम गुणा करोगे तो 27 1 27, 7 2, 27 × 5 135, और 2 137। मतलब 1250 अगर प्रिंसिपल है तो आपका 1377 अमाउंट बन जाएगा। कितने का डिफरेंस हुआ 127 का, तो 127 रुपए ब्याज बनेगा 1250 पे, और आपको निकालना कितने पे है 8100 पे। अब 0 से 0 काट लो, 5 से काटोगे तो 25 पे कट गया, और 5 से काटोगे तो 162 पे। अब 127 गुणा 162 को हमने भाग करना है 25 से। डिफरेंस है कुछ 837 73 42 24, क्या हो गया। इसको अगर मान लो मैं 125 मान लूं तो 125 से 5 पे कट जाएगा, और 5 पे कटेगा तो आपके पास 162 × 5 जो बनेगा 810 हो जाएगा। मतलब यहां से बन रहा है 810। उसके बाद इसके 125 मानना था, दो छोड़ा था, वो दो लोगे तो 2 × 160 320 वो हो जाएगा। 320 को 25 से भाग कर तो करोगे तो लगभग 4 के करीब, नहीं 4 नहीं, 320 को अगर 25 से भाग करोगे तो 12 13 के करीब वो आ जाएगा। तो 12 को और आ जाएगा, तो लगभग 822 के करीब बनेगा। तो 822 के करीब कौन है 824 है। इसमें अगर तुम ट्री का मेथड लगाओ, देखो आपके पास 8100 है, 8100 का 8% कितना हुआ 648, क्योंकि 2 के बाद परसेंटेज लगा दो तो 1% हो जाता है। उसका 8 गुना करोगे तो 8 1 8 और 8 8 64। अब यहां फिर से बनेगा 648। अब इसका मुझे 8% निकालना है। अब इसमें 8 1 के बाद पॉइंट लगाओगे तो लगभग 6.5 हो गया, और 6.5 को 8 से गुणा करोगे तो 8 6 का 48, और 4 52 के करीब ही आ जाएगा। अब ये 648 तो पूरा आएगा, ये 648 और 52, इसका क्या निकालना है 1/4। इसका 1/4 निकालोगे तो 162 हो गया, इसका 1/4 निकालोगे तो 13 हो गया। तो लगभग में देखो आपका कितना बना, 8 2 10 और 3 13, 6 4 10 और 2 12, 6 और 1 8, तो लगभग 823 बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट लगा के आप अपनी कैलकुलेशन को घटा सकते हो। ब्याज है 1623। ये आसान क्वेश्चन है, 2.5 साल है। पहला साल पूरा है तो 10% ब्याज, दूसरा साल पूरा है तो 10% ब्याज, तीसरा साल लगाना तो 10% था लेकिन साल आधा है तो 5% ब्याज। तो ये बनेगा 10 से 11, 10 से 11 और 20 से 21। अब इधर अगर हम देखें तो कितना बन गया 2000, और इधर 11 × 11 121, 21 1 21, 2 21 दूनी 42 और 2 44, 4 21 1 21 और 4 25। मतलब कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल 2000 है तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना आएगा 541 आएगा। और ये जो इंटरेस्ट है ये मुझे कितना दिया हुआ है 1623, तो ये बन रहा है 3 गुना। तो इसका 3 गुना कितना आएगा 6000। तो ये मेरे पास जो बनेगा वो 6000 बनेगा। 3 साल बाद 3 सही 3/8 गुना हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि भाई प्रिंसिपल का 8 या 24 और 3 27, 27/8 गुना कौन हो जाता है अमाउंट। 27/8 गुना का मतलब क्या होता है
8 से 27। आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो बन रहा है वो 8 से 27 बन रहा है। अब एक बार देखो ये रेशो कैसे बनता था, यहां देखो 1000 से 1331 फाइनल रेशो बना। कैसे बना? 10 11 10 11 10 11 को गुणा करके। कितनी बार गुणा करते हो? जितनी बार ब्याज लगता है। जितनी बार ब्याज लगता है उतनी बार रेशो बना के गुणा करते हो। तो यहां पे कितनी बार ब्याज लगा है? 3 साल हैं तो 3 बार ब्याज लगा है ना। तो इसका मतलब 3 बार गुणा करने के बाद 8 से 27 बना, तो मतलब ये तो क्यूब हो गए। फिर इसको 3 बार गुणा किया, 2 को, और इधर 3 को। इसका मतलब रेट ने जो रेशो बनाया था, अब मान लो रेट 10% होती थी तो आप क्या कहते थे? 10 से 11 बन गया। रेट जो रेशो बनाती थी 10% की 10 से 11 बनाती थी, तो फाइनल रेशो 8 से 27 बना है। लेकिन जो आपके पास रेट का रेशो था वो तो 2 से 3 ही था। 2 से 3 को ही आप 3 बार गुणा करोगे, तो रेट ने 2 से 3 बढ़ाया, मतलब 1 बढ़ा 2 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 50%। तो आपके पास जो रेट बनेगी वो 50% की बनेगी। तो आपने रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, ऐसे ही रेशो देखा जाता है। इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। क्या हुआ बताओ? पहले आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका उल्टा चले हैं। मान लो मैं ये कहता कि मेरे पास 50% की रेट है, तो तुम कहते 2 से 3 हो गया। टाइम 3 साल है तो 2 से 3 तुम 3 बार लेते और गुणा करते, तो आपके पास 8 से 27 हो जाता। फर्क है कुछ? मान लो एक आदमी से मैंने कुछ पैसे लिए 1 साल के लिए 10% की रेट से। 1 साल के लिए 10% की रेट से लिए। उसने ये कहा कि 6 महीने बाद ब्याज जोड़ दूं। बताओ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या पूछा मैंने? एक आदमी से मैंने 1 साल के लिए कुछ पैसे लिए, हमारी बात होगी 10% की। फिर उसने मुझे कहा कि 6 महीने बाद ब्याज जोड़ लूं क्या? तो मुझे बताओ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, क्योंकि 6 महीने बाद ब्याज जोड़ लिया तो अगले 6 महीने उस ब्याज पे ब्याज लगा देगा। ठीक है। अब यहां पे मैं ये देखना चाहता हूं कि जैसे मान लो 2 साल है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास जैसे 10% की रेट है, 2 साल है तो 10 और 10 20% साधारण ब्याज बनेगा प्रिंसिपल का। ऐसे ही कंपाउंड में कितना बनेगा? ऐसे ही कंपाउंड में कितना बनेगा? है 22 बनेगा। जैसे साधारण ब्याज हम कहते थे 4% की रेट है, 5 साल है तो 4 4 करके 5 बार जोड़ेंगे 20% ब्याज बन गया। ऐसे ही कंपाउंड में कितना बनेगा? तो इसके लिए देखो, अगर आपके पास ब्याज 2 बार लगेगा, भाई अगर आपके पास ब्याज 2 बार लगेगा, ये 2 बार मैं इसलिए कह रहा हूं, 2 साल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कई बार ब्याज 6 माही लग जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में चाहे आप डेली ब्याज गिन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इस बात से फर्क पड़ जाता है कि आप ब्याज कब गिन रहे हो। क्योंकि जैसे आपने ब्याज गिना आगे ब्याज पे ब्याज लगना शुरू हो गया। ठीक है। तो जब भी आपके पास 2 बार ब्याज लगे, तब आपके पास ओवरऑल रेट परसेंट कितना बनेगा? तो 2 बार के सक्सेसिव चेंज का हमारा फॉर्मूला होता था ए प्लस बी प्लस में ए बी बाय में 100%। ये हमारा फॉर्मूला होता था दो चेंज का। अब ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो आर और आर कितना हो गया? 2 आर। आर और आर की गुणा आर स्क्वायर बटा 100%। तो इतने परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है जब भी 2 बार ब्याज लगेगा। जैसे मान लो 10% की रेट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद कितना बनेगा? तो आर की वैल्यू मैंने 10 दे दी, तो 10 गुणा 2 20, तो ये बन गया 10 का स्क्वायर 100 बटा 100, एक वो बन गया, तो 20 और एक 21, 21% कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। तो अगर कभी भी 2 बार ब्याज लगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 2 आर प्लस में आर स्क्वायर बटा 100%। इसके अंदर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है 2 आर, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है R² बटा 100%। इस पे ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने उत्तर वैल्यू में नहीं निकालना, आपने केवल परसेंटेज में निकालना है कि कितना परसेंट बनेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 2R प्लस R² बटा 100%, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 2R, और ये जो बच गया R² बटा 100%, इतने परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ने क्या कहा कि 10% लगा दूं। अगर 10% लगाएगा तो 10% तो ब्याज बनेगा, 1 साल का टाइम है, अगर 10% लगाएगा तो 10% ब्याज लगेगा। अगर वो कहता है 6 महीने बाद जोड़ लूं, अगर साल का 10% है तो 6 महीने में 5% हो गया। अगर 6 महीने में बाद जोड़ेगा तो 5 और 5% 2 बार नहीं लगा देगा। अगर 1 साल बाद जोड़ रहा है, 10% की रेट है, तो 10% ब्याज बनेगा। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं 6 महीने बाद जोड़ लूं, तो 6 महीने बाद जोड़ने का मतलब ब्याज 2 बार जोड़ेगा, 6 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद ब्याज 2 बार जोड़ेगा। साल में अगर 10% की रेट लग रही है तो 6 महीने में 5% की रेट लगाएगा, लेकिन रेट लगा देगा 2 बार, और 2 बार लगाने से ये कितने परसेंट हो जाएगा? आर की वैल्यू 5 हो गई ना, तो 5 गुणा 2 10, प्लस में 25/100 0.25, तो ये हो जाएगा 10.25%। तो साल बाद जोड़ेगा तो मुझे केवल 10% ब्याज देना है, और अगर 6 महीने बाद जोड़ लिया तो 2 बार ब्याज लग गया, और उसकी वजह से ब्याज बन गया 10.25%। अब क्वेश्चन पूछे कि बताओ कितने का डिफरेंस आया, तो 0.25% का डिफरेंस आ जाएगा। इतने परसेंट मुझे ब्याज ज्यादा देना पड़ जाएगा अगर उसने 6 महीने बाद जोड़ दिया तो। अब यहां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 7,800 रुपए हैं, 1 साल के लिए 8% पे दिए गए चक्रवृद्धि ब्याज पे, कितने रुपए का अंतर आ जाएगा अगर ब्याज को हमने 6 माही जोड़ दिया तो? भाई साल है तो सीधा जोड़ोगे तो 8% आएगा, लेकिन अगर आपने इसको 6 महीने बाद जोड़ दिया तो 4 और 4% 2 बार लग जाएगा ना, क्योंकि साल में 8 है तो 6 महीने में लगेगा तो 4 ही, लेकिन टुकड़े कर दिए 2 बार लग जाएगा। अब यहां पे कितना बनेगा? 8.16% बनेगा, क्योंकि दोनों का जोड़ करते हैं तो 4 और 4 8 बन गया, दोनों की गुणा को 100 से भाग करते हैं तो 16 0.16, तो 8.16% बनेगा, और कितने का डिफरेंस आ जाएगा? 0.16% का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितने थे? 7800, 7800 का 16/100%, देखो 0.16 है, पहले तो उसका पॉइंट हटाया 100 से भाग हो गया, अब परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज की वजह से 100 से भाग हो गया। अब ये देख लो आपका लगभग कितना आ रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16 गुणा 8 कितना होगा? 128, 12 हो गया। 16 गुणा 7 कितना होगा? 112, 112, और यहाँ कैरी कितना किया था? ये 12 ही कैरी किया था। 112 और 12 कितना हुआ? 124। पॉइंट कितने के बाद लगाओगे? 2 के बाद, तो 12.48 ये आपका बनेगा। अब देखो यहां पे क्या है कि 25,000 पे एक बंदा जो साधारण ब्याज दे रहा है वो 2 बार देगा, और जो आपका कंपाउंड दे रहा है वो, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं भाई, जब भी 2 साल ब्याज लगता है तो साधारण ब्याज होता है 2R%, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 2R प्लस R² बटा 100%, और डिफरेंस जो होता है वो होता है R² बटा 100%। तो प्रिंसिपल का R² बटा 100% इतना आ गया ना, प्रिंसिपल का R² बटा 100%, और ये आपके पास कितना है? 160, तो सामने ले लो 160। अब जो जो जीरो कट रही है काट दो, 3 जीरो कट गई। ठीक है, 5 से काटोगे तो ये 5 पे और ये 2 पे कट गया, इसको 5 से काटोगे तो ये आपका 32 पे कट गया, तो R² बराबर आएगा 64, तो R बराबर क्या आएगा? 8, तो आपके पास जो रेट बनेगी वो 8% की बनेगी।